हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फ्री टाइम में। अपने बेटे विद्युत धारा पढ़ रहे थे। विद्युत धारा में अपने पढ़ा था बेटे आवेश वाहक क्या होते हैं, विद्युत धारा क्या है और धारा घनत्व क्या है। अच्छी तरह से आपने वीडियो देख लिया होगा बेटा, नहीं देखा है तो पूरा वीडियो अच्छी तरह से देखिए बेटा। बेसिक है इस चैप्टर का। बेसिक जब अपने आप अच्छी तरह से समझ में आता है तो फिर आगे अपने कोई प्रॉब्लम नहीं आती है बेटा। तो पूरा वीडियो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए बेटा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना यूट्यूब चैनल जो है वो है बेटा फ्री डाइव पे जाइए, बेल आइकन बटन दबाइए और बेल आइकन बटन अगर आप दबाएंगे तो फिर जैसे ही मैं अपना नया वीडियो डालता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप तुरंत देख पाएंगे। आज अपने एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं बेटा, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से भी निश्चित रूप से आपको कुछ न कुछ पेपर में मिलेगा। क्या है बेटे? अपवहन वेग। अपवहन वेग, इसको बेटा अनुगमन वेग भी कहते हैं। अनुगमन वेग, इसे बेटे अपवाह वेग भी कहते हैं। अपवाह वेग, तीनों ही नाम इसके हैं, अपवहन वेग, अनुगमन वेग और अपवाह वेग। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये अपने को ज्ञात करना है। अनुगमन वेग किसका ज्ञात करना है बेटा? चालकों में इलेक्ट्रॉन का वेग अपने को ज्ञात करना है। अनुगमन वेग किसका? चालकों में इलेक्ट्रॉन का। अपने पास जो चालक होते हैं बेटा, अच्छी तरह से समझिए बेटा इसको। एक बार इसकी डेफिनेशन आई हुई है पेपर में 1 नंबर की कि अपवहन वेग किसे कहते हैं, तो अच्छी तरह से इसको समझ लीजिए बेटे। चालकों में बहुत अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। चालक जो होते हैं बेटा, चालकों में बहुत अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? लगभग 10⁻29 प्रति मीटर क्यूब की कोटि में होते हैं। यानी चालक के एकांक आयतन में 10⁻29 मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी चालकों में बहुत अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। चालक के एकांक आयतन में लगभग 10⁻29 मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, ये चालक में क्या करते हैं? यादृच्छिक गति करते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो चालक में किस तरह की गति करते हैं? यादृच्छिक गति करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं बेटे। ये रैंडम मोशन इनकी होती है। रैंडम मोशन क्या है बेटा? ये इधर उधर गति करते रहते हैं, बेतरतीब गति करते रहते हैं, अनियमित गति करते रहते हैं, यादृच्छिक गति करते हैं। गति के दौरान क्या होता है? गति के दौरान ये परस्पर मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो गति के दौरान परस्पर तथा जालक के धनायन से टक्कर करते हैं। जालक के धनायन से टक्कर करते हैं। ये परस्पर भी टक्कर करते हैं और जालक के धनायन। जालक का धनायन क्या है बेटा? जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है वो परमाणु किस में बदल जाता है? धनायन में बदल जाता है। तो वो धनायन जो है उससे भी टक्कर करते हैं और परस्पर टक्कर करते हैं। जब ये टक्कर करते हैं तो टक्कर के कारण क्या होता है? जब इनमें कोलिजन होती है तो टक्कर के कारण इनका वेग का परिमाण तथा दिशा दोनों ही बदल जाते हैं। जब ये परस्पर और जालक के धनायन से टक्कर करते हैं तब क्या होता है? इनके वेग का जो परिमाण है वो और दिशा जो है वो बदल जाती है। बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इन इलेक्ट्रॉनों का किसी निश्चित दिशा में परिणामी प्रवाह शून्य होता है। बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इन इलेक्ट्रॉनों का किसी निश्चित दिशा में परिणामी प्रवाह शून्य होता है, परंतु दो क्रमागत टक्करों के मध्य, दो क्रमागत जो टक्कर होती है, क्रमागत टक्करों के मध्य ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, मध्य इलेक्ट्रॉन सीधी रेखा में गति करता है। सीधी रेखा में गति करता है। जब ये सीधी रेखा में गति करता है बेटा, तब ये जो सीधी रेखा है, इस सीधी रेखा को मुक्त पथ कहते हैं। मुक्त पथ कहते हैं, फ्री पाथ कहलाता है। यानी ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला बेटा, यहाँ आके इसने दूसरे इलेक्ट्रॉन से टक्कर कर ली,
यहाँ कि ये किसी तीसरे से टक्कर कर लेगा बेटा, फिर किसी और से टक्कर कर लेगा, फिर किसी और से टक्कर कर लेगा, फिर किसी और से टक्कर कर लेगा, फिर किसी और से। इस तरह से ये अनियमित रूप से गति करता है। परंतु दो क्रमागत जो टक्कर होती है इनके बीच में ये देखिए सीधी रेखा में गति करता है, और ये जो सीधी रेखा होती है इस सीधी रेखा को मुक्त पथ कहते हैं। ये जो सीधी रेखा है इस सीधी रेखा को क्या कहा जाता है? मुक्त पथ कहते हैं, फ्री पाथ कहते हैं बेटा। यदि बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, यदि बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में यदि बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में एक्सटर्नल जो फील्ड है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो एब्सेंट हो, अनुपस्थिति में मुक्त पथों पर इलेक्ट्रॉन का वेग क्रमशः वेक्टर u1, वेक्टर u2, वेक्टर un है तो अपने पास आ जाएगा बेटा वेक्टर u1 प्लस वेक्टर u2 प्लस एंड सोन प्लस वेक्टर un अपॉन n इज इक्वल टू 0। बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इन मुक्त पथों पर इलेक्ट्रॉन का कुल वेग यानी परिणामी वेग जो है वो शून्य होता है बेटा। अब अपने क्या करते हैं बेटा, इस पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं। जब अपने इन पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो क्या होता है? तो ये इलेक्ट्रॉन त्वरित गति करते हैं बेटा। जब इन इलेक्ट्रॉनों पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? त्वरित गति करते हैं। बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में मुक्त पथों पर इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त वेगों के औसत मान को अपवहन वेग, अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। तो अपवाह वेग की जो परिभाषा है वो ये है बेटा, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में मुक्त पथों पर इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त वेगों के औसत मान को अपवहन वेग कहते हैं। बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में मुक्त पथों पर इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त वेगों के औसत मान को अपवहन वेग कहते हैं। इसे वेक्टर Vd द्वारा व्यक्त करते हैं। मैंने आपको बताया था 1 नंबर का क्वेश्चन इस पे आया हुआ है, वो 1 नंबर का ये क्वेश्चन था बेटा कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों द्वारा मुक्त पथों पर प्राप्त वेगों का जो औसत मान होता है उसे क्या कहते हैं बेटे? अपवहन वेग, अनुगमन वेग या फिर अपने पास क्या है? अपवाह वेग कहलाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। और इसको लिखते किससे बेटा? वेक्टर Vd द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है। अब बेटे जब बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया तो क्या होगा वो अपने बात करते हैं। यदि बाह्य विद्युत क्षेत्र जो है, बाह्य विद्युत क्षेत्र अपने पास क्या है? बाह्य विद्युत क्षेत्र वेक्टर E है, तो इलेक्ट्रॉन जो है उस पर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला विद्युत बल होगा। विद्युत बल अपने पास आ जाएगा बेटा वेक्टर Fe इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर E। बल होता है बेटा Q वेक्टर E, Q की जगह आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो माइनस ई वेक्टर E आ जाएगा। ये बल लगेगा बेटा हर एक इलेक्ट्रॉन पर। ये बल लगेगा तो इलेक्ट्रॉन में त्वरण उत्पन्न होगा। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, हर एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान समान होता है। द्रव्यमान m है तो
अपने m मान लेते हैं। m अपने एक्चुअल में वैल्यू जानते हैं 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है, लेकिन अपने इसको m मान लें। m है तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में समान त्वरण, एक जैसा त्वरण, समान त्वरण उत्पन्न होगा। और उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? उसकी वैल्यू होगी अपने पास वेक्टर A = वेक्टर Fe अपॉन m होगी बेटा। जो त्वरण उत्पन्न होगा वो A होगा, A की वैल्यू अपने पास आ जाएगी F बटा m, तो वेक्टर Fe अपॉन m आ जाएगा। समीकरण 2 से मान रख दें तो अपने पास वेक्टर A = आ जाएगा बेटा -E वेक्टर E अपॉन m। ये हर एक इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण हो गया बेटा। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इन मुक्त पथों पर इलेक्ट्रॉनों का वेग क्या हो जाएगा? बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में मुक्त पथों पर इलेक्ट्रॉन का वेग क्या हो जाएगा? ये बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में था बेटा। बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में जो था वेग, इसको अपने यहाँ शॉर्ट में लिख लें, वेक्टर u1 प्लस वेक्टर u2 प्लस एंड सो प्लस वेक्टर un अपॉन n इजिक्वल टू अपने पास 0। ये समीकरण नंबर 1 है बेटा। अब बेटे बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में मुक्त पथों पर इलेक्ट्रॉनों का वेग क्रमशः, पहला जो मुक्त पथ है बेटा उस पर वेग क्या हो जाएगा? लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, मैं बता रहा हूँ। अपने गति के प्रथम समीकरण से अंतिम वेग ज्ञात कर रहे हैं। प्रारंभिक वेग इसका u1 था बेटा, प्लस अपने पास आ जाएगा वेक्टर a t1। इसी तरह से दूसरे पथ पर अंतिम वेग हो जाएगा वेक्टर v2 इजिक्वल टू वेक्टर u2 प्लस वेक्टर a t2। इसी तरह से nवें पथ पर हो जाएगा वेक्टर vn इजिक्वल टू वेक्टर un प्लस अपने पास आ जाएगा वेक्टर a tn। a के साथ 1 2 3 नहीं लगेगा क्योंकि a सब में एक जैसा है बेटे। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में मुक्त पथों पर इलेक्ट्रॉन का वेग क्रमशः ये अपने पास आ जाएगा बेटे वेक्टर u1 प्लस वेक्टर a t1, दूसरे पे आ जाएगा बेटे वेक्टर u2 प्लस वेक्टर a t2, और इसी तरह से nवें पथ पर आ जाएगा बेटा वेक्टर un प्लस वेक्टर a tn। अब अपनी परिभाषा थी अपवहन वेग की कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में मुक्त पथों पर प्राप्त वेगों का औसत मान जो है वो अपवहन वेग कहलाता है। तो अपवहन वेग अपने पास आ जाएगा, इनका एवरेज ज्ञात करेंगे। अपवहन वेग अपने पास आ जाएगा बेटे, अपवहन वेग वेक्टर वी डी इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास, इनका एवरेज ज्ञात कर लेंगे बेटा सबका। तो अपने पास क्या आएगा वेक्टर u2 प्लस वेक्टर a t2 प्लस एंड सोन प्लस वेक्टर un प्लस वेक्टर a tn अपॉन अपने पास n आ जाएगा। इसको बेटे अपने ऐसे लिख लेते हैं, वेक्टर u1 प्लस वेक्टर u2 प्लस एंड सोन प्लस वेक्टर un अपॉन अपने पास आ जाएगा n प्लस ये अपने पास आ जाएगा वेक्टर a इंटू t1 प्लस t2 प्लस एंड सोन प्लस tn अपॉन अपने पास आ गया बेटे n। अब अपने पास क्या आ गया बेटे, समीकरण 1 से मान रख दें। ये जो पहला पद है बेटा इसका, ये समीकरण 1 में अपने पास है, तो समीकरण 1 से मान रख दें अपने, समीकरण 1 से मान रख देंगे। जब समीकरण 1 से मान रखेंगे तो अपने पास आ जाएगा बेटा वेक्टर वी डी इज इक्वल टू 0 प्लस ये अपने पास आ गया बच्चे वेक्टर ए इंटू आगे जो अपने पास पद बच्चा है इसको अपने टी बार लिख देंगे। देखिए ये T1, T2, T3, Tn जो है वो मुक्त पथों पर इलेक्ट्रॉन को लगा समय है। T1, T2, Tn मुक्त पथों पर इलेक्ट्रॉन को लगा समय है। ये टी बार अपने किसको लिख दिया, एक बार अपने इसको ऐसे लिखते हैं, वेक्टर वी डी इज इक्वल टू आ गया वेक्टर ए टी बार। ये समीकरण नंबर आ गई अपने पास 4। ये टी बार क्या है बेटा, जहाँ टी बार
जहाँ टी बार जो है वो अपने पास है T1 प्लस T2 प्लस एंड सोन प्लस Tn अपॉन n। मुक्त पथों पर लगे समयों का औसत मान, ये अपने पास है समयों का औसत मान, समयों का औसत मान, एवरेज वैल्यू बेटा, औसत मान। इसको बेटा विश्रांति काल भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? विश्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं इंग्लिश में, विश्रांति काल। टी बार जो लिखा है बेटा वो क्या है? मुक्त पथों पर लगे समयों का औसत मान है, जिसे विश्रांति काल कहते हैं। अब समीकरण 4 में 3 से a का मान रख देते हैं। समीकरण 4 में क्या करते हैं बेटा? 3 से a का मान रख दें तो अपने पास आ जाएगा समीकरण 3 व 4 से 3 और 4 से अपने पास आ जाएगा बेटा वेक्टर बी डी इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर ई अपॉन m इंटू टी बार। ये फॉर्मूला जो है समीकरण नंबर आगे बेटे 5, ये अपवहन वेग का सूत्र है बेटा। अपवहन वेग का सूत्र अपने पास आगे बेटे माइनस ई वेक्टर ई टी बार अपॉन n। इसे क्या कहते हैं? अपवहन वेग कहते हैं। सदिश रूप में आया बेटा। ये कहता है कि अपवहन वेग जो है वो हमेशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विपरीत दिशा में, मतलब सिंपल सा, इलेक्ट्रॉन जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विपरीत दिशा में गति करते हैं, आरोपित क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं। अगर बेटा इसको अदिश रूप में लिखें, अपने अदिश रूप में लिखें तो क्या आएगा बेटा? अदिश रूप में अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी डी इज इक्वल टू आ जाएगा ई टी बार अपॉन m। ये अपने पास इसका मैग्नीट्यूड हो गया, अदिश रूप की बजाय अपने पास इसका क्या हो गया? परिमाण, या अपने यूँ कह सकते हैं इसको अदिश रूप में लिख दिया तो अपने पास वी डी इज इक्वल टू ई टी बार अपॉन m आ जाएगा। तो ये था बेटा अपने पास अपवहन वेग का सूत्र। अब एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, CBSE में ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में। क्या क्वेश्चन था बेटा? देखिए, मुक्त पथ पर इलेक्ट्रॉन जब गति करता है बेटा, मुक्त पथ पर बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, इस मुक्त पथ पर इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है बेटा वो लगभग 10⁶ मीटर प्रति सेकंड की कोटि का होता है। मुक्त पथ पर बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का वेग जो है वो लगभग कितना होता है? 10⁶ मीटर प्रति सेकंड की कोटि का होता है। और इलेक्ट्रॉन के अपवहन वेग का जो मान होता है, अपवहन वेग का मान, अपवहन वेग का मान जो होता है बेटा वो लगभग 10⁻⁻5 मीटर प्रति सेकंड की कोटि का होता है। मुक्त पथ पर बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में कह रहा हूँ बेटा, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का मुक्त पथ पर जो वेग होता है वो लगभग 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड की कोटि का होता है। परंतु इलेक्ट्रॉन के अपवहन वेग का जो मान होता है वो अपने पास लगभग 10⁻5 मीटर प्रति सेकंड की कोटि का होता है। तो अपवहन वेग का मान बहुत ही कम होता है। फिर भी क्या होता है, जैसे अपने स्विच ऑन करते हैं, जैसे पंखे का स्विच ऑन किया, ऑन करते ही पंखा चालू हो जाता है, स्विच ऑन करते ही पंखा क्या हो जाता है? चालू। या बल्ब का अपने स्विच ऑन किया, बल्ब तुरंत जल जाता है। अब देखिए, वेग इतना कम है, फिर ऐसा क्यों होता है? यही प्रश्न आया हुआ है कि अपवहन वेग का मान अत्यल्प होता है, फिर भी स्विच ऑन करते ही बल्ब तुरंत जल जाता है, क्यों? इसका कारण क्या होता है बेटा? इसका कारण ये होता है कि जैसे ही अपने स्विच ऑन करते हैं तो पूरे सर्किट में क्या होता है? विभवांतर आरोपित होता है। तो पूरे सर्किट में क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन जहाँ है वहीं से गतिशील हो जाता है। ये नहीं है कि स्विच के पास से इलेक्ट्रॉन को बल्ब तक जाना पड़ेगा। यानी अपने पास इस तरह की स्थिति है, मान लो ये स्विच है और ये इस तरह से बल्ब लगा हुआ है। अब ये तारों से जुड़ा हुआ है बेटा, पूरे तार में क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। चालक तार है, पूरे तार में क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। जिससे अपने स्विच लगाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन जहाँ है, जो इलेक्ट्रॉन जहाँ है, पूरे चालक तार में क्या है? पूरे सर्किट में मुक्त इलेक्ट्रॉन है। जो इलेक्ट्रॉन जहाँ है वहीं से गतिशील हो जाता है, वहीं से गतिशील हो जाता है तो तुरंत क्या होता है? बल्ब जल जाता है। ये इसका आंसर था बेटा। अब आता है बेटा इसका, इसी से संबंधित है गतिशीलता। गतिशीलता किसे कहते हैं?
मोबिलिटी बोलते हैं बेटा। गतिशीलता क्या है? मोबिलिटी क्या है? गतिशीलता। गतिशीलता, मोबिलिटी। मोबिलिटी किसे कहते हैं? देखिए बेटा, नियत ताप पर मोबिलिटी क्या चीज है, गतिशीलता क्या कहलाती है? नियत ताप पर, नियत ताप पर अपवहन वेग, अपवहन वेग तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात, तीव्रता का अनुपात, अनुपात गतिशीलता कहलाती है। गतिशीलता कहलाती है। क्या होता है बेटी? नियत ताप पर अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो अनुपात है, उस अनुपात को क्या कहते हैं? गतिशीलता कहते हैं। और इस गतिशीलता को बेटा म्यू से लिखते हैं। गतिशीलता को किससे लिखते हैं? म्यू से। तो म्यू इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा VD अपॉन E आ जाएगा बेटा। इसको अपने से भी लिखेंगे, VD इज इक्वल टू होता है म्यू E। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा। ये रिलेशन अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अपने पढ़ेंगे, अर्धचालक युक्तियाँ पढ़ेंगे बेटा, 14वां लेसन अपना है, उसमें भी अपने इसको काम में लेंगे। वहाँ अपने सीधा ये बोलेंगे कि अपने थर्ड लेसन में पढ़ चुके हैं, इसको सीधा डायरेक्ट इसको यूज़ करेंगे बेटा वहाँ। तो VD इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू E होता है। अगर बेटा VD का मान रख दें, VD का ये वाला मान रखेंगे क्योंकि अपने मैग्नीट्यूड लिया है वहाँ, तो अपने पास क्या आ जाएगा बेटा? अपने पास आ जाएगा E T बार अपॉन M। क्योंकि इस E का इसमें भाग देंगे तो E से E कट जाएगा, अपने पास आ जाएगा E T बार अपॉन M। ये गतिशीलता आ गई। अपने बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया एक बार कि गतिशीलता का मात्रक लिखिए। तो गतिशीलता का मात्रक क्या होगा? गतिशीलता का मात्रक, गतिशीलता का मात्रक जो है बेटा 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। गतिशीलता के मात्रक का 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। वो मात्रक अपने इससे लिखेंगे। ऊपर अपने पास है वेग, नीचे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वेग का मात्रक होता है बेटा मीटर प्रति सेकंड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो क्या जाएगा? वोल्ट प्रति मीटर, ऊपर चला जाएगा तो इसका मात्रक आ जाएगा बेटा मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड। मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड जो है वो अपने पास गतिशीलता का क्या होगा? मात्रक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटे अपने पास वो है अपवहन वेग और विद्युत धारा में संबंध। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अपवहन वेग और विद्युत धारा में संबंध क्या होता है? अपने नाम तो अपवहन वेग और विद्युत धारा ले रहे हैं बेटा, बाकी अपने बहुत सारे संबंध इस प्रश्न में पढ़ेंगे। अपवहन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध, मेन संबंध इसी से यही ज्ञात करेंगे। इससे फिर आगे कई रिलेशन अपने फाइंड कर लेंगे। अपवहन वेग, अपवहन वेग तथा विद्युत धारा में, विद्युत धारा में संबंध। अपवहन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध, इन दोनों में अपने को क्या करना है बेटा? रिलेशन फाइंड करना है। अपवहन वेग और विद्युत धारा में संबंध स्थापित करने के लिए अपने क्या करते हैं बेटा? A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और L लंबाई का एक चालक लेते हैं बेटा। A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और L लंबाई का एक चालक लेते हैं बेटे, इस तरह का। अपने पास इस चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है बेटा और इसकी लंबाई जो है वो L है। L लंबाई और A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का एक चालक ले लिया। इस चालक के एकांक आयतन में, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है बेटा वो n है। इसको इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व भी बोलते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व इसमें कितना है? n है। यानी इसके एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है बेटा वो अपने पास कितनी है? n है।
इस चालक को अपने V विभवांतर की बैटरी से जोड़ दें या इस चालक के सिरों के मध्य V विभवांतर आरोपित कर दें। इस चालक के सिरों के मध्य क्या करते हैं बेटे, V विभवांतर आरोपित कर दिया। जब V विभवांतर आरोपित करेंगे तो इस पर विद्युत क्षेत्र आरोपित होगा बेटा। विद्युत क्षेत्र अपने पास E इस पर आरोपित होगा। जब इस पर विद्युत क्षेत्र E लगेगा बेटा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आरोपित क्षेत्र की विपरीत दिशा में अपवहन वेग Vd से गति करते हैं। जब अपने क्या करेंगे बेटा, विद्युत क्षेत्र E इस पर आरोपित करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अपवहन वेग Vd से आरोपित क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपवहन वेग Vd से आरोपित क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या करते हैं, गति करते हैं। अब दोबारा सुनिए बेटा, माना A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तथा L लंबाई का एक चालक है जिसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। जब चालक के सिरों के मध्य V विभवांतर लगाया जाता है तो आरोपित क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की विपरीत दिशा में अपवहन वेग Vd से गति करते हैं। अब बेटे अपने पास क्या है, अपने पास सिंपल सा देखिए, चालक का आयतन, चालक का आयतन, चालक का आयतन, चालक का आयतन क्या हो जाएगा, आयतन अपने पास होता है बेटे, ये बेलनाकार है चालक, बेलन का आयतन होता है बेटा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इंटू लंबाई, तो इसका आयतन अपने पास आ जाएगा A इंटू L, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इंटू लंबाई। चालक का आयतन अपने पास आ गया बेटा AL। एकांक आयतन में, एकांक आयतन में, आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो n है। एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है बेटा, n है। तो चालक में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालक में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालक में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है बेटे वो आ जाएंगे NaL। चालक में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी होगी बेटे, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपने पास कितने हो जाएंगे NaL। एकांक आयतन में n है बेटा, आयतन AL है तो कुल इलेक्ट्रॉन हो गए अपने पास NaL। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है बेटा E। तो चालक में कुल आवेश, चालक में कुल आवेश, कुल आवेश क्या हो जाएगा, देखिए बेटा अपने पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर E आवेश है, कुल इलेक्ट्रॉन है अपने पास NaL, तो कुल आवेश Q इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा NeAl। ये समीकरण नंबर आ गया बेटा 1। इस चालक में कुल आवेश इतना है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गति करता है। जब चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गति करता है तो इसको समय कितना लगता है, इलेक्ट्रॉन को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में लगा समय, पहुंचने में लगा समय, समय होता है बेटा दूरी भाग चाल, तो समय अपने पास आ जाएगा T इज इक्वल टू दूरी L बेटा, चाल है Vd, L बटा क्या आ जाएगा Vd आ जाएगा। कुल आवेश अपने पास ये बेटे और समय अपने को ये इलेक्ट्रॉन को ये लगता है एक सिरे से दूसरे सिरे तक आने में। तो चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा की वैल्यू क्या हो जाएगी, धारा I इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बेटा Q/T, धारा I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा Q/T। समीकरण 1 और 2 से मान रख देते हैं बेटा, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, 1 और 2 से मान रखेंगे तो I इज इक्वल टू अपने पास Q का मान है बेटा NeAl और L का मान है बेटे L/Vd, तो इंटू Vd, L से L कैंसिल हो गया बेटा, I इज इक्वल टू अपने पास आ गया बेटे NeAVd, D पैरों में बेटा इसके V है ये Vd, ये अपने पास क्या आ गया बेटे, ये अपने पास संबंध आ गया बेटा किस में,
विद्युत धारा और अपवहन वेग में संबंध आ गया। विद्युत धारा और अपवहन वेग में जो संबंध है बेटा वो अपने पास क्या आ गया, I इज इक्वल टू अपने पास आ गया NEA/VD। I इज इक्वल टू अपने पास क्या आ गया बेटे, NEA/VD। I इज इक्वल टू अपने पास आ गया बेटे NEA/VD। ये अपने पास अपवहन वेग और विद्युत धारा में क्या आ गया बेटा, संबंध है। अब देखिए बेटा, धारा घनत्व और अपवहन वेग में संबंध स्थापित कर देते हैं। अपने जानते हैं बेटा, धारा घनत्व जो है, धारा घनत्व अपने पास क्या होता है बेटा, धारा घनत्व अपने पास J इज इक्वल टू होता है बेटे I/A। अगर इसमें I का मान रख दें बेटा, I का मान ये रख, तो अपने पास A से A कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा NEVD। ये अब धारा घनत्व और अपवहन वेग में संबंध हो गया बेटा। ये किस में संबंध हो गया, धारा घनत्व और अपवहन वेग में संबंध। ये विद्युत धारा और अपवहन वेग में संबंध, ये धारा घनत्व और अपवहन वेग में संबंध आ गया। अब बेटे अपने जानते हैं गतिशीलता भी पढ़ा था अपने, गतिशीलता, अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में एक संबंध आया था बेटा। अपने लिखा था बेटे VD इज इक्वल टू, क्योंकि VD इज इक्वल टू होता है बेटा म्यू E। VD इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू E। समीकरण 3 में मान रख दें बेटा, समीकरण 3 से अपने पास आ जाएगा बेटा I इज इक्वल टू NEA म्यू E। ये बेटे विद्युत धारा, गतिशीलता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध आ गया। समीकरण 4 में ये मान रखें तो बेटा, समीकरण 4 से अपने पास आ जाएगा J इज इक्वल टू NE म्यू E। ये अपने पास धारा घनत्व और गतिशीलता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर 5 दे दें बेटे, इसको दे दें 6। अब अपने क्या किया बेटा, अपने V विभवांतर आरोपित किया था L लंबाई के चालक के सिरों के मध्य। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है E जो है, E इज इक्वल टू होता है बेटा V/L। E इज इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, V/L। ये मान अगर अपने समीकरण 5 में रख दें तो I इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, NEA म्यू इंटू V/L। ये बेटा धारा, गतिशीलता और विभवांतर में संबंध आ गया। इसी तरह से बेटा इसमें रख दें तो J इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा NE म्यू इंटू V/L। ये धारा घनत्व, गतिशीलता और विभवांतर में संबंध आ गया। ये समीकरण नंबर 7 बेटे, और ये समीकरण नंबर अपने पास आ गया 8। मूल संबंध अपने पास ये था बेटा, इससे धारा घनत्व ज्ञात कर लिया, फिर इन्हीं को आगे अपने और प्रसारित कर दिया और अपने संबंध स्थापित कर दिए। तो ये था बेटा अपने पास, ये क्वेश्चन 2 नंबर का आया हुआ बेटा बोर्ड में। बोर्ड में जो क्वेश्चन आया था उसमें इतना ही पूछा गया था कि अपवहन वेग और विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। ये इतना ही क्वेश्चन एक बार बोर्ड में पूछा गया है, लेकिन इस क्वेश्चन से संबंधित न्यूमेरिकल भी आते हैं बेटा। न्यूमेरिकल में कई बार क्या पूछता है, अपवहन वेग पूछता है। तो VD इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा I/NEA। उससे अपने क्या करेंगे, अपवहन वेग ज्ञात करेंगे। अब एक क्वेश्चन, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है बेटा कि अपने पास अपवहन वेग जो है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर किस तरह से निर्भर करता है। अपवहन वेग जो है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर किस तरह से निर्भर करता है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है बेटे। देखिए बेटा, दिए गए चालक के लिए N नियत होता है बेटा, A नियत होता है, ठीक है। दिए गए चालक के लिए N और A नियत है। चालक अपने पास क्या है, असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का है। चालक जो है वो असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का है, मतलब कहीं से ये पतला है और कहीं से मोटा है, असमान अनुप्रस्थ काट। चालक में प्रवाहित धारा नियत होती है। तो धारा नियत बेटा, N नियत, E नियत, तो अपने पास ये गुणनफल जो है AVD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, नियतांक आ जाएगा। A इंटू VD क्या आ जाएगा, नियतांक। तो VD इज प्रोपोर्शनल टू अपने पास आ जाएगा 1/A। मतलब अपवहन वेग जो है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है।
अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जहाँ बेटा अपने पास ज़्यादा होगा वहाँ अपवहन वेग कम होगा। ध्यान से सुन लीजिए बेटा, जहाँ अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज़्यादा वहाँ अपवहन वेग का मान कम होगा, और जहाँ अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम होगा वहाँ अपवहन वेग अधिक होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो अपने पास क्या होता है कि अपवहन वेग का मान चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है बेटे, और ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जहाँ अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अधिक वहाँ अपवहन वेग कम, और जहाँ अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम वहाँ अपवहन वेग अधिक होता है बेटा। पूरा 2 क्वेश्चन आज अपने किए हैं बेटा। अपवहन वेग क्या है, दूसरा अपने पढ़ा है बेटा अपवहन वेग और विद्युत धारा में संबंध। दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह से करना बेटा, वीडियो पूरा ढंग से देखना बेटा, अच्छी तरह से समझिए। जहाँ आपको प्रॉब्लम आए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना यूट्यूब चैनल जो है वो क्या है, फी डाइव, तो फी डाइव पे जाके इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए बेटे। थैंक यू बेटे।